गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। बता सकते हैं कोई क्या है गवर्नमेंट बजट? बुक नहीं देखनी है, बजट क्या है ये बता दो। गवर्नमेंट साल बनाती है बजट। नहीं, आप गवर्नमेंट के ऊपर मत जाओ, आप अपने बिहाफ पे बता दो कि बजट क्या होता है। जो हर एक आदमी बजट बनाता है, महीने का बजट बनाते हैं ना हम, उसमें क्या क्या चीज़ें रखते हैं। सर एक तो राशन मतलब कितने का आना है। हाँ, एक मतलब आप अपने एक्सपेंडिचर और आपकी इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर, इन दोनों चीज़ों को समक्ष रख करके बजट प्रिपेयर करते हैं। इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट जो है वो एक डॉक्यूमेंट्स है, वो शो करता है, क्या शो करता है? गवर्नमेंट बजट इज़ ए डॉक्यूमेंट, या इसको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing item wise expenditure and revenue of the government। तो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप इसको डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है विच शो द आइटम वाइज एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जब प्रिपेयर किया जाता है तो एक फिजिकल ईयर में प्रिपेयर किया जाता है, तो आप ये लिख सकते हैं ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर। अब ये किसका बजट हम बोल रहे हैं? गवर्नमेंट का। तो हमें गवर्नमेंट के बारे में भी क्लियर होना चाहिए कि गवर्नमेंट भी कई तरह की गवर्नमेंट है। लोकल लेवल के ऊपर भी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल के ऊपर भी गवर्नमेंट है, जो है नेशनल लेवल के ऊपर भी गवर्नमेंट है। तो ये जो बजट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, ठीक है, ये यूनियन बजट है। तो आपको गवर्नमेंट का भी क्लियर होना चाहिए कि किस गवर्नमेंट के बजट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किसका बजट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। सबको क्लियर हो गया? ये गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्लियर हो गया? 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है। तो इट इज़ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। अब जब कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वो बजट प्रिपेयर करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो रहता होगा गवर्नमेंट का। प्रत्येक गवर्नमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव है। अगर हम अब की सरकार की बात करें तो इनके ऑब्जेक्टिव अपने हैं। तो मैं केवल कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी गवर्नमेंट की जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्कस करने की बात यहाँ नहीं हो रही है, या कांग्रेस की। यानी जो भी गवर्नमेंट बजट बनाती है यूनियन गवर्नमेंट, उसका कोई ना कोई मकसद रहता होगा। और ये मकसद और ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म में भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी अचीव किए जा सकते हैं। तो हम सब ऑब्जेक्टिव को अगर हम लोग देखेंगे, हमारे देश के पास जितने रिसोर्सेस है उसको किस तरह से रीएलोकेट करना है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट बजट में, आप सबको पता है कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या था। फिस्कल पॉलिसी का मतलब भी तो यही था ना, पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट रिलेटेड टू, या पॉलिसी रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। जब हमने एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए फिस्कल पॉलिसी पढ़ी, तो हम दो चीज़ें तो कर रहे थे, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस हम डिस्कस कर रहे थे। तो वहीं पे अगर हम लोग इसकी भी बात करें तो फिस्कल पॉलिसी जो है
उसी का पूरे ऑब्जेक्टिव में जितने भी ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करने वाले हैं तो उसमें हमारे पास पूरे जो फिजिकल पॉलिसी है उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये आपको ये अकेला एक ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, बड़े इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे 2007 से लेकर के 2020 तक एक भी बोर्ड का पेपर नहीं होगा जहां ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया हो। मतलब 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले साल का भी पेपर चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जो थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग विद द इकोनॉमिक या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो या फिर सोशल कोई ऑब्जेक्टिव हो, जैसे सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव हो, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रीएलोकेट रिसोर्सेज को करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना होता है यहाँ पे, आप ये लिखोगे थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज in accordance with the economic and social welfare, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। यानी गवर्नमेंट का इकोनॉमिक वेल और सोशल, इकोनॉमिक में आप क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल में पब्लिक वेलफेयर को डिस्कस कर सकते हैं। उसमें क्या प्रायोरिटी दे रही है गवर्नमेंट, अगर पैसा कमाना चाहती है तो वो उस हिसाब से रीएलोकेट करती है, यानी उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो उस हिसाब से रिसोर्सेज को एलोकेट करेगी। अगर उसका पब्लिक वेलफेयर का कोई है तो वो उस हिसाब से एलोकेट करेगी। तो ये गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से प्रोविज़न तैयार करती है, वो अपनी जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे अचीव करना है। तो ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ 2 बताए आपको। एक तो सबसे पहला क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब जैसे पब्लिक वेलफेयर का, तो उनमें किसको प्रायोरिटी देनी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट जो है रीएलोकेट करेगी रिसोर्सेज। अब वही फिजिकल पॉलिसी का यूज़ करेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ 2 चीज़ों का यूज़ करके, टैक्सेस और दूसरा सब्सिडी, इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। टैक्सेस का मतलब भी आपको बाद में इसी चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको पता होना चाहिए टैक्स के द्वारा किस तरह से है। इफ़ गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी, ठीक है, समझो गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी। जैसे अगर मैं इस गवर्नमेंट की बात करूँ तो ये खादी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहेगी। अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगी तो उसके ऊपर वो सब्सिडी दे देगी। सब्सिडी देने से क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, और जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट वांट टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी जस्ट लाइक हार्मफुल थिंग्स, जैसे अल्कोहल की बात करें, सिगरेट की, टमैको की, किसी की भी बात करें, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को कम करना है तो दे लेविड द टैक्स ऑन दैट गुड्स, दे इम्पोज द टैक्स ऑन दैट गुड्स। उसके ऊपर क्या कर देगी, वो टैक्स इम्पोज कर देगी। टैक्स इम्पोज करने से क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट होंगे। टैक्स जैसे लगाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से फर्म का जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाएगा। इट लीड्स टू डिक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन। जब प्रॉफिट मार्जिन है तो आप उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट इस तरह से टैक्सेस और सब्सिडी के द्वारा भी रीएलोकेट करती है रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर हो गया ये चीज़? अब कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है
reducing inequalities in income and wealth. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। इनइक्वालिटी इन इनकम, इनइक्वालिटी इनकम, ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इट इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमी. The economy of China is also facing this problem. Economy of America is also facing this problem. तो ये इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को समझना थोड़ा ज़रूरी है. क्या इसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ में नहीं आना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी नेशनल इनकम का? ऐसा कभी नहीं करेगा गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करेगी? इक्वालिटी का मतलब, इनइक्वालिटी का मतलब है कि जो गैप है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो रिच और पुअर के बीच का गैप है उसको कम करना. अब रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको कैसे कम किया जाएगा? गवर्नमेंट वही काम करेगी. गवर्नमेंट के पास क्या है? फिस्कल पॉलिसी के अलावा कुछ और है नहीं. वो क्या करेगी? टैक्स लगाएगी. अब ये टैक्स कई तरह का है भाई, टैक्स एक तरह का नहीं है. मैं अगर बात करूँ, उसका नेचर की बात करूँ तो प्रोग्रेसिव नेचर के टैक्स होते हैं, प्रोपोर्शनेट नेचर के टैक्स हैं, रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है. तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि इनकम का लेवल जिसका जितना ज़्यादा होगा, टैक्स का रेट भी उसके ऊपर उतना ज़्यादा होगा. तो प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो लगा देगी गवर्नमेंट. प्रोग्रेसिव टैक्स के से वो पैसा को कलेक्ट करेगी, ठीक है, और उसको जो पुअर पीपल है उनके वेलफेयर के ऊपर उसको स्पेंड करेगी, या उनके लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए उसके ऊपर खर्च कर देगी. तो यहाँ भी क्या कर रही है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इनकम एंड वेल्थ में 2-4 लाइनों में अगर आप इस पूरे क्वेश्चंस को करेंगे तो 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है. अगर ये 6 मार्क्स का पूछा जाएगा तो इसके साथ और कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा. जैसे पूछ लेते हैं कि टैक्स क्या है, तो आप इनइक्वालिटी वाले ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करिए, तो वो उस हिसाब से पूछा जाएगा. लेकिन 4 मार्क्स से ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. तो कम से कम आप प्रत्येक क्वेश्चंस को, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को यू हैव टू एक्सप्लेन इन 4 अकॉर्डिंग टू 4 मार्क्स. आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है. तो कम से कम 4 लाइन्स होनी चाहिए. कितनी लाइन्स होनी चाहिए? 4 लाइन. तो सबसे पहला ये मैंने आपको एक चीज़ बताई कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द इनहेरेंट पार्ट ऑफ द एवरी इकोनॉमिक सिस्टम हो गया. दूसरा, गवर्नमेंट एम टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मीन रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. तो वो अपनी बजटरी पॉलिसी में प्रोविज़न तैयार करेगी. गवर्नमेंट मेक ए प्रोविज़न इन देयर थ्रू बजटरी पॉलिसी. तो गवर्नमेंट का क्या है कि गवर्नमेंट एम टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन द रिच पर्सन्स. और कौन सा टैक्स लग रहा है? प्रोग्रेसिव टैक्स. प्रोग्रेसिव टैक्स लगा देगी. प्रोग्रेसिव टैक्स लगाने से क्या होगा कि इनकम गवर्नमेंट के पास ज़्यादा आएगी और गवर्नमेंट उसको स्पेंड करेगी ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर पर्सन्स, टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर पर्सन. तो इस हिसाब से इट विल रिड्यूस द इनकम ऑफ द रिच एंड पुअर. तो इनके बीच का जो गैप है ये जो है रिड्यूस हो जाएगा. तो आप इसको 4 और 5 लाइन में यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. इज दैट क्लियर? यस सर. क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, है ना? अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो इसके नोट्स आपको मैं सेंड कर दूँगा. 4 और 5 लाइन में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी.
अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? What is the meaning of economic stability? Economic stability means absence of fluctuation. Economic stability means absence of fluctuation. Absence of fluctuation. What is this fluctuation? Which kind of fluctuation? कौन सी fluctuation की बात कर रहे हैं? तो इकोनॉमी आर ऑलवेज मूव्स इन सच वे. दिस इज द सिचुएशन ऑफ बूम, दिस इज द सिचुएशन ऑफ रिसेशन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन. तो इकोनॉमी कभी बूम पे नहीं रहती है, उसमें रिसेशन भी आता है, डिप्रेशन भी आता है. जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से हमारी इकोनॉमी रिसेशन में, डिप्रेशन में नहीं, रिसेशन में भी. जीडीपी आप देखो तो वो गिर गई होगी. तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अगर प्रोविज़न नहीं बनाएगी या बजट में या फिर फिजिकल पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं लाएगी तो इस स्थिति को नहीं संभाल सकती गवर्नमेंट, फिर डिप्रेशन में चलेगी. तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ फ्लक्चुएशन. तो एब्सेंस ऑफ फ्लक्चुएशन की बात हुई है यहाँ पे. एब्सेंस ऑफ फ्लक्चुएशन की बात क्या है कि अगर मान लो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर, बूम के ऊपर है, इसका मतलब देश के अंदर इन्फ्लेशन है, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन है. अब इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट को कौन सा बजट पेश करना है, गवर्नमेंट को किस तरह का बजट जो है या बजट में कौन कौन से प्रोविज़न बनाने हैं इन्फ्लेशन के टाइम, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बता सकते हैं. रिसेंटली यू आर स्टडी अबाउट द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. तो आप बताइए इन्फ्लेशन के टाइम फिस्कल पॉलिसी में क्या किया जाता है? इन्फ्लेशन हो, एक्सेस डिमांड लीड टू इन्फ्लेशन इनसाइड द इकोनॉमी. वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड. टैक्सेस को बढ़ा देंगे. टैक्स बढ़ाने से गवर्नमेंट की इनकम जो है वो बढ़ जाएगी और एक्सपेंडिचर को क्या कर देते थे, कम कर देते थे. इट मीन्स गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा होगा और कम. तो कैसा बजट हुआ, ज़्यादा पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट. यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है दैट इज एक्सीड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. इट मीन्स दिस इज सरप्लस बजट. तो इन्फ्लेशन के टाइम कैसा बजट है, सरप्लस बजट है. और डिफ्लेशन के टाइम उन्हें कैसा बजट, कैसे प्रोविज़न तैयार करने पड़ेंगे, टैक्स को कम करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा. जब टैक्स कम है तो इनकम कम हो जाएगी और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड द डेफिसिट बजट. तो जब डिफ्लेशन है तो कैसा कैसा बजट पेश करना है, डेफिसिट बजट पेश करना है. तो गवर्नमेंट ये सारा काम कहाँ कर रही है, बजट में प्रोविज़न बना रही है कि अगर इन्फ्लेशन है और वो कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर, तो कोई भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या सरप्लस बजट का प्रोविज़न है. और डिफ्लेशन की सिचुएशन है इकोनॉमी में तो डेफिसिट बजट का प्रोविज़न है. इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? Now come next, economic growth. After economic stability, the next objective is economic growth. What is growth? What is growth? This is called sustainable development या increase in the real GDP. When we are studying the national income, we have already discussed the concept of real GDP and nominal GDP. पढ़ा है ना real GDP और nominal GDP. तो real GDP is the best indicator to calculate the growth. तो ये sustainable increase in the real GDP, that is called
इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे, यानी रियल जीडीपी का बढ़ जाना। अब ये ध्यान रखो, राइज इन द रियल जीडीपी, दैट इज कॉल्ड, ये सस्टेनेबल अगर भूल भी जाते हैं छोड़ दो, लीव इट। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट चीज क्लियर है। इसमें क्या करना पड़ेगा? टू एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको गुड्स और सर्विसेज के वॉल्यूम को बढ़ाना है, मतलब प्रोडक्शन को इकोनॉमी के अंदर बढ़ाना है। तो बजट में कौन से प्रोविजन ऐसे तैयार करेगी गवर्नमेंट जिससे गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ वाले ऑब्जेक्टिव को अचीव करें? अब क्वेश्चन आता है कि आपको अगर किसी भी देश की ग्रोथ को फाइंड आउट करना है तो हमें क्या देखना पड़ता है कि उस देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के द्वारा हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टैक्स रिबेट्स और अदर इंसेंटिव टू प्रोडक्टिव वेंचर्स और प्रोजेक्ट, तो ये क्या होगा? अगर गवर्नमेंट जो है ये प्रोवाइड कर रही है, टैक्स में रिबेट दे रही है, टैक्स में रिबेट दे रही है, इट मीन सेविंग बढ़ रही है, और सेविंग बढ़ेगी तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होगा। जब बैंक के पास पैसा ज़्यादा है तो इट मीन्स वो बैंक जो है वो लोन देगा, लोन सस्ते करेगा। लोन हम किस पर्पज से लेते हैं? हमने ऑलरेडी किया, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट से। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, हमें ये मान के चलना है। तो इट कैन बी स्टिमुलेट सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी स्टिमुलेट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी अगर गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देती है। और स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर रही है। देखो कई बार हम लोग जॉबलेस ग्रोथ का कंसेप्ट भी आता है, तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है लेकिन देश के अंदर जो है वो ग्रोथ नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ में बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होती, दैट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी जब गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्चा ज़्यादा करेगी। तो स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इनहेंस द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, तो उनमें जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको इन्हेंस करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अभी आप देखो, आपको दो, मैं अभी का एग्जांपल दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ने जब कोरोना वायरस के पीरियड में 20 लाख करोड़ रुपीस इकोनॉमी में डाला, क्यों? Because government enhance the production activity in the different sector of the economy just like MSME. यही तो करना चाहती थी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मेजर फैक्टर दैट जनरेट द डिमांड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि वो अपने जो कर्मचारी हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 10-10 हज़ार जो फेस्टिवल के ऊपर खर्चने के लिए देंगे। जब लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी आएगी तो वो देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइज कर जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड कम है इसके कारण ही तो प्रोडक्शन कम है ना। आपने देखा कि एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई होता है तो क्या इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ द मेजर फैक्टर दैट गवर्नमेंट या जनरेट द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को जनरेट करने में जो मदद करती है, हेल्प करती है। तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ को भी यहाँ पे लिख सकते हैं।
अब मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैक्टर जिसको यहाँ पे नज़रअंदाज किया जाता है लेकिन इम्पोर्टेंट है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से हम लोगों ने देखा है कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी वो रिड्यूस हुई है। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है कि अगर हम पूरा अपने इंडिया को देखेंगे तो हमारा नॉर्थ इंडिया में भी थोड़ा अच्छा लगता है कि ये सब पंजाब हरियाणा, इसमें बिहार को छोड़ दो, या फिर हम साउथ में जाएं या वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट की अगर देखें तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। किसी भी फील्ड में चले जाओ तो कई जगह सड़कें नहीं पहुँची, कई जगह इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, कई जगह ट्रेन नहीं पहुँची। तो गवर्नमेंट ने जो है उसके ऊपर वर्क किया, तो ये मेरे हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट है। द गवर्नमेंट बजट एम टू रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू इट्स टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी। क्या करेगी? एनकरेजिंग द सेटिंग अप द प्रोडक्शन यूनिट इन द, कहाँ पे करेगी? बैकवर्ड रीजन जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ असम का, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट कहाँ प्रोविज़न बनाएगी? बजट में प्रोविज़न बनाएगी। तो रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव इसमें हो सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। क्लियर है? 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपको इसमें से फाइंड आउट करने हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, व्हाट इज़ द रीजनल डिस्पैरिटीज़। तो इस तरह से आपको कई तरह के क्वेश्चन जो है वो सीरियसली रेज कर सकती हैं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। तो आपको ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है वो सबको क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो कल तक के लिए केवल हम इतना ही करेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। ठीक है, आप ये सारा करना।